चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत उद्देशिका, इसी को हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। तो उद्देशिका प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान का एक कह सकते हैं पूरे भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त रूप है या संक्षिप्त रूप है, उसी को क्या कहते हैं? उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। यानी पूरे संविधान को संक्षेप में जो लिखा गया है उसी को कहते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, तो इसको हम पहले शॉर्ट में इसको पढ़ के एक बार समझते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो पहले सबसे पहले क्या है कि लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं कि ये क्या है, नहीं है ना। सेकंड, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को, तो इसमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें केवल भारत का जो उल्लेख किया गया है, भारत जो शब्द का प्रयोग किया गया है केवल और केवल 2 बार किया गया। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे भारत के संविधान का जो उद्देशिका है उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो आंसर होगा 2 बार किया गया। ठीक है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि यहाँ पर जो न्याय का जो बात किया गया है वो कितने न्याय का बात किया गया? 3 गो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता, कितने तरह का स्वतंत्रता का बात किया गया है? तो 5 तरह का। एक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कहा गया है। इसमें समानता, कितने तरह का समानता की बात कहा गया है? तो 2 तरह का समानता, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता। ठीक है, और बोला गया है कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या है कि बंधुता मतलब होता है भाईचारा का रास्ता, यानी कि इसमें किस तरह का होना चाहिए? एकता का और अखंडता का। ठीक है, मतलब एकता और अखंडता ये बंधुता को संबोधित कर रहा है। ठीक है, और दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि संविधान यानी कि प्रस्तावना का जो है कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान जो है बन करके वो रेडी हो गया था, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू करता है 26 जनवरी 1950 में। तो इसका अर्थ समझ में आ गया होगा सबसे पहले कि भारत शब्द का 2 बार प्रयोग। ठीक, कितने तरह के न्याय के बाद? 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने तरह का? 5 तरह का, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। समानता 2 तरह का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुता कितने तरह का? 2, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक, और इसके बाद कि कब इसको अपनाया गया है? तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, अब फिर इसके आगे चलते हैं। इसी को इंग्लिश में भी इधर लिखा हुआ है, इधर फिर हिंदी में वही चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल से थोड़ा सा इसका बारीकी से पढ़ते हैं। इसमें प्रस्तावना और उद्देशिका, ये उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देशिका है, उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा था, और उसको संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है, यानी कि स्वीकृति मिल जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को। कब? तो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? नेहरू जी ने।
कब? 13 दिसंबर 1946 को पारित कर दिया जाता है। अच्छा, कहाँ पेश किया था? संविधान सभा में, ठीक है। पारित कर दिया जाता है, स्वीकृति मिल जाता है कब? 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा मिलता है? संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। प्रस्तावना जो शब्द है, ये जो प्रस्तावना जो शब्द है, ये कौन सा देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषाएं हैं, प्रस्तावना की जो भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। अंगीकृत किया गया है प्रस्तावना को कब? यानी कि 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा या कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। ये परिचय पत्र कहा था, यानी कि ये जो है, हम पहले बताए हैं कि प्रस्तावना उद्देशिका क्या है? संविधान का, पूरे संविधान का एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है, यानी फर्स्ट पेज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से आइडिया लगाया जा सकता है कि भारतीय संविधान मेरा कैसा है, ठीक है। तो इसको परिचय पत्र नाम दिया था, सब प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को परिचय पत्र कहकर किसने पुकारा था? एन.ए. पालकीवाला ने। एन.ए. पालकीवाला ने कहा कि ये क्या है? संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है। अब चलते हैं प्रस्तावना के बारे में, और उसका स्रोत, उसका स्वरूप, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना को जो है 3 भागों में हम बांट देते हैं उसको समझने के लिए। पहला है उसका स्रोत, ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है, और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक। तो उसका स्रोत क्या है? कि हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना जो बना है उसमें उसका मेन स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं, यानी जनता है, ठीक। उसके बाद स्वरूप मतलब उसका कैसा आकार है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग 5 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा नंबर में समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्रनात्मक, फिर है गणराज्य या गणतंत्र। इससे क्या पता चलता है कि ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है उसका स्वरूप कैसा है, ठीक है, यानी कि उसके स्वरूप, उसके आकार के बारे में पता चलता है। ये सभी जो 5 पॉइंट है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सभी का अर्थ भी समझेंगे कि ये 5 का अर्थ क्या होता है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रनात्मक, गणराज्य यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि न्याय, ठीक है। कौन कौन सा न्याय? 3 गो न्याय है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत में। कौन कौन सा बात किया गया है? तो एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक है राजनीतिक, यानी कि 3 गो न्याय का बात किया गया है, ठीक है। फिर कितना तरह का स्वतंत्रता? 5 तरह का स्वतंत्रता की बात कहा गया है। कौन कौन सा स्वतंत्रता? तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करते हैं। इसमें 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कहा गया है, और वो स्वतंत्रता कौन कौन सा है? तो एक है विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना, ठीक है। 5 तरह का स्वतंत्रता की बात कहा गया है, ठीक है। और इसमें जो है कितने तरह का समानता की बात कहा गया है? तो समानता की बात 2 तरह का किया गया है। कौन कौन सा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कहा गया है, ठीक है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? कि सभी को न्याय मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को समानता मिले। इसलिए इसी उद्देश्य से जो है भारतीय संविधान में मतलब सभी को न्याय मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को समानता मिले, इसी उद्देश्य से जो है प्रस्तावना को बनाया गया। उसके बाद इसमें एक वर्ड है एकता एवं अखंडता। एकता और अखंडता का भी बात कहा गया है, बंधुता का भी बात कहा गया है। ये सब वर्ड है जो कि प्रस्तावना में इसमें लिखा हुआ है। अब आगे जो है हम लोग मेन अब पढ़ेंगे इसका स्वरूप के बारे में डिटेल से। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि भारत शब्द का प्रयोग। तो भारत जो शब्द है
उसका प्रयोग कितना बार देखने को मिलता है प्रस्तावना में? 2 बार मिलता है। संशोधन कितना बार हुआ था? 1 बार हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। यानी कि पूछेगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल और केवल 1 बार हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में इतना बात को उसमें जोड़ा गया है जिसके कारण से इसको जो है क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी को कहा जाता है, लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसमें जो है 3 गो शब्द जोड़ा गया है। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो 3 शब्द जोड़े गए हैं। यहाँ पर देखिए 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन सा शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 गो शब्द जोड़ा गया है 1976 में। जब 1949 में जब अंगीकृत किया गया था तो ये तीनों वर्ड नहीं था। जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ तो ये तीनों वर्ड फिर बाद में क्या हो गया? जोड़ा गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर में, जो उसका स्वरूप के बाद हम बोले थे कि बाद में उसको डिस्कस करेंगे, उसी को अब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में है संप्रभुता या संपूर्ण प्रभु संपन्न। किसी किसी बुक में संपूर्ण प्रभु संपदा लिखा रहता है, किसी में संपूर्ण प्रभु संपन्न लिखा रहता है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब होता है बात नहीं मानना, मतलब कि भारत जो है किसी देश पर निर्भर भी नहीं है और ना ही वो किसी अन्य देश की का बात मानेगा, मतलब उसका मर्जी के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। कहने का मतलब यह है कि भारत जो है कोई अन्य देश पर निर्भर नहीं है, किसी अन्य देश का बात के हिसाब से भी नहीं चलेगा। यह इसके ऊपर जो है कोई और शक्ति नहीं है। ये कोई भी अंदर का मामला रहे या बाहरी मामला रहे, कुछ भी रहे, ये इसका निस्तारण करने के लिए अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम दिए हैं कि किसी बाहरी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है या अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दवा छोड़ सकता है। देखिए 1 नंबर 2 नंबर, किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है या फिर अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ भी सकता है। ठीक है, संपूर्ण प्रभु संपन्न गणराज्य, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है संपूर्ण प्रभु संपन्न गणराज्य कब बना? तो ये बना 26 जनवरी 1950 को बनता है। 26 जनवरी 1950 को बन जाता है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अब समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब यह होता है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। ठीक है, ये हो गया आपका समाजवादी का मतलब। अब हो गया पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलरिज्म। यानी कि धर्म निरपेक्ष जो शब्द है ये हम लोग बुक में तो ज़रूर देख लेते हैं, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, इसलिए लिख दिया यहाँ पर शब्द संविधान में उल्लेख नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन दे देगा प्रभु संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए उसमें टिक लग करना है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का वर्ड कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा।
अर्थात धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये देखिए, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लोकतंत्रनात्मक, डेमोक्रेटिक। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, लोकतंत्रनात्मक यानी डेमोक्रेटिक, इसका मतलब होता है लोगों का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, राजनीति में सबको क्या होना चाहिए? लोगों का, सभी को समान हकदार होना चाहिए। लोग अपने शासन यानी सरकार का चुनाव करते हैं। ये हो गया लोकतंत्रनात्मक। ठीक है, लोगों के द्वारा चुने गए सरकार। नेक्स्ट होता है तुम्हारा न्याय। न्याय मतलब होता है जस्टिस, इंग्लिश। इसका मतलब देखिए, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धर्म हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रस्तावना में कितने न्याय की बात किया गया है? 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है गणतंत्र या गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब यह होता है, देखिए पहले क्या था, 1947 से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय क्या होता था? राजतंत्र हुआ करता था। ठीक है, और अभी जो है क्या हो गया है? गणतंत्र है। आज़ाद होने के बाद कैसा हो गया? गणतंत्र हो गया, यानी रिपब्लिक हो गया। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार परंतु शासन वंशानुगत ना हो। इसका मतलब जनता जो है उसके द्वारा चुना गया सरकार होना चाहिए, लेकिन शासन जो होना चाहिए वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे राजा लोग बनता था तो वो कैसा होता था? जिसका बाप राजा है उसका बेटा ही राजा बनता था। ठीक है, लेकिन गणतंत्र में वैसा नहीं है, जनता स्वयं सरकार को चुनेगी और शासन जो होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब यह हो गया गणतंत्र या गणराज्य के बारे में। नेक्स्ट हो गया स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं बल्कि व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए लोगों की गतिविधि के लिए यानी कामकाज के लिए, और जबकि ऐसा काम करना चाहिए जैसे कि व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान हो। समानता, इक्विलिटी, इसका मतलब क्या होगा? समाज में बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। समानता मतलब हर समाज में जितने व्यक्ति है उसका कोई भेदभाव नहीं है और सभी को समान अवसर प्रदान करना है। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब होता है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या होता है? भाईचारे की भावना रखना। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारे की भावना रखना। अब इसमें से ये तो हो गया की पॉइंट्स जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में था, तो उसको तोड़ के प्रयास किया गया है कि उसको समझाने का प्रयास किया गया है ताकि इसको पढ़ के भी समझा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या होगा। अब ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना के लिए ये चूँकि संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर के क्या होता है? लोगों में मतभेद हो जाता है और जिस कारण से क्या होता है, ये मामला कहाँ चला जाता है? कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 को मामला आया था। एक आया था बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में आया था। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में आया था। इसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। प्रस्तावना संविधान का भाग प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, जबकि फिर 1973 में केशवानंद भारती केरल मामला आया। ठीक है, 1973 में उन्होंने केशवानंद भारती जो थे वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उस समय प्रस्तावना वो बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। और जब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने देता है तब बोलता है यदि प्रस्तावना यदि संविधान का भाग है तो संसद उसमें जो है संशोधन भी कर सकती है। और जब संसद उसमें संशोधन कर सकती है जिसके कारण
ये 1973 में चूँकि ये मामला था, तो 3 साल के बाद ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और उसके तहत 3 को शब्द जोड़ा जाता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कौन से मामला में कहा गया था? तो बेरवाड़ी संघ मामला 1960 में। ठीक है, डेट के साथ याद रखना। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये केशवानंद भारती केरल मामला में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जो बोला कि ठीक है संविधान का भाग है तो संसद जो है उसमें संशोधन भी कर सकती है, जिसके कारण से 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था। ठीक है, ये हो गया संक्षिप्त में और प्रस्तावना का पूरा विवरण। ठीक है।